बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर 5 का नाम है इनर्जेटिक्स रिलेटेड टू एनर्जी। और आज का हमारा टॉपिक होगा टॉपिक 5.3 और उस टॉपिक का नाम है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। बुनियादी तौर पर यह टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन बहुत ही आसान है। आप लोग इसको अच्छी तरह से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, इसीलिए मैंने इस लेक्चर के 2 पार्ट किए हैं। ये पार्ट 1 होगा, उसके बाद जो है ना आपको अगली वीडियो इसके पार्ट 2 मिल जाएंगी। तो आपने दोनों को साथ देखना है। पार्ट 1 देखने के बाद आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। सो स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक 5.3 का पार्ट नंबर 1। और टॉपिक हमारे पास क्या है? एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहली बात बेटा, जब भी कोई केमिकल या फिजिकल चेंज आता है कहीं पे कोई फिजिकली कोई बदलाव आए या केमिकली को बदलाव आए किसी केमिकल में, तो उस केमिकल चेंज के नतीजे में 2 ऑप्शन, 2 पॉसिबिलिटी है। या तो हीट एब्जॉर्ब होगी सिस्टम में सराउंडिंग से, या तो हीट इवॉल्व होगी सिस्टम से सराउंडिंग में। ठीक है, मैंने 2 बात बताई है। देखिए, ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। दिस इज कॉल्ड अ हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रिएक्शन की बात कर लें तो रिएक्शन के नतीजे में 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे, एक प्रोडक्ट बनेगी। अब रिएक्टेंट्स का फिजिकल और केमिकल चेंज टोटली बदल जाएगा। फिजिकली कुछ था, केमिकली कुछ था, जब वो कंबाइन होंगे तो नई चीज बनेगी। तो उस रिएक्शन के दौरान 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट इवॉल्व होगी। एब्जॉर्ब कहां से होगी? सराउंडिंग से कंटेनर में। इवॉल्व कहां होगी? कंटेनर से सराउंडिंग में। उस हीट को हीट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? ये पहली डेफिनेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब मैंने 2 बातें आपको बताई है। पहला, हीट इज एब्जॉर्ब, दूसरा इवॉल्व्ड। इसका मतलब रिएक्शन में दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। तो फिर सवाल यह है, एब्जॉर्ब होगी तो क्या कहलाएगा, इवॉल्व होगी तो क्या कहलाएगा? उसी को समझने के लिए आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टार्ट कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, थर्म हीट and reaction. Exothermic reaction, it is a type of chemical reaction in which heat evolve from the container outside the surrounding. ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जो प्रोड्यूस होगी दौरान रिएक्शन वो कंटेनर से निकल के, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है उस कंटेनर से हीट निकल के कहां जाएगी? सराउंडिंग में। ठीक है, इसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब उससे क्या होगा, क्या साइन है, क्या इंडिकेशन है? क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है तो फिर उसमें आपको कंटेनर, जिस बर्तन में ये रिएक्शन हो रहा है वो बर्तन आपको गर्म लगेगा, क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है और वो हीट प्रोड्यूस होने के बाद बाहर आ रही है। आपको याद होगा प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंथैल्पी और हीट में बेसिक डिफरेंस बताते हुए मैंने आपको यह बताया था, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। अब कंटेनर में अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ऑब्वियसली कंटेनर गर्म होगा, तो फिर कंटेनर गर्म होना इस बात की निशानदेही करती है कि बुनियादी तौर पर वो जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखी है। सबसे पहले तो इसको देखें, यह है एक टेस्ट ट्यूब। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब में डाल देता हूं एक केमिकल जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप कहते हैं लाइमस्टोन या उर्दू में कहते हैं चूने का पत्थर, चूने का पत्थर लाइमस्टोन। अब
कंटेनर के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी है और उस पानी के अंदर मैंने ऐड कर दिए कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, लाइमस्टोन। अब पानी ठंडा था, जैसे ही मैंने चूने का पत्थर डाला थोड़ी देर बाद पानी और कंटेनर इतना गर्म होगा और उसके अंदर से आपको बुखारात निकल के बाहर आते हुए नजर आएगा और वो टेस्ट ट्यूब शायद आप पकड़ भी ना सके क्योंकि इतनी गर्म हुई होगी। इसका मतलब है उसमें से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। क्योंकि प्रोड्यूस हीट हो रही है तो वो हीट कंटेनर से निकल के कहाँ आएगी, बाहर आएगी। और हमने यही मेजर करना है कि किस रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी हीट इवॉल्व हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो और हीट कंटेनर से निकल के सराउंडिंग को आए। जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा है उस बर्तन से निकल के सराउंडिंग में अगर हीट फैल जाए तो फिर ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल नंबर 1, वाटर का बनना। देखिए ये है हाइड्रोजन गैस, ये है ऑक्सीजन गैस, ये दोनों कंबाइन होंगे तो बनेगा एक लिक्विड जिसका नाम है वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स है, मिलने पे क्या बन रही है, एक प्रोडक्ट का नाम है वाटर। तो जब ये दो गैसेस है, दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है, गैसेस है, दोनों केमिकली कंबाइन होंगे, एक नई चीज बनेगी लिक्विड वाटर। तो फिर यहां पे हीट प्रोड्यूस होगी कितनी, 571.6 किलो जूल, 571.6 किलो जूल हीट प्रोड्यूस होगी और वो सिस्टम से निकल के कहां आएगी, सराउंडिंग की तरफ आएगी। यहां पे आपने एक बात अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेनी है, कोई भी रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए अगर हीट रिलीज हो रही है ना, तो अगर उस रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट करें तो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मतलब ये कि अगर मैं इस वाटर को तोड़ना चाहूं, ब्रेक करना चाहूं और कन्वर्ट करना चाहूं H2 और O2 में, तो जितनी एनर्जी वाटर बनते हुए रिलीज हुई थी उतनी एनर्जी मुझे उस कंटेनर को देनी पड़ेगी, फिर जाके वो बॉन्ड टूटेगा। इन शॉर्ट, बॉन्ड बनते हुए जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, उस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब वाटर बनते हुए एनर्जी रिलीज हुई थी 571.6 किलो जूल, जिसको मैंने प्लस से शो किया है। तो अगर मैं वाटर को तोड़ना चाहूंगा तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी, -571.6 किलो जूल। मतलब इतनी एनर्जी अगर मैं सराउंडिंग से कंटेनर को दूंगा तो इस रिएक्शन को रिवर्स में कर सकूंगा। सिर्फ ये नहीं, हर वो रिएक्शन जो रिवर्स हो सकता हो तो फिर उसे फॉरवर्ड में, यानी प्रोडक्ट बनते हुए जितनी एनर्जी रिलीज होगी, रिवर्स होते हुए उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो एक्सो को साइन का है प्लस से, एंडो का साइन है माइनस। एग्जांपल नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड बनने का अमल। यह है कार्बन गैस और यह है ऑक्सीजन गैस। इनके मिलने पे एक और गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे देखें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, प्लस 393.5 किलो जूल। बात फिर से बता रहा हूं, अगर मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से C+O2 में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी, -393.5 किलो जूल एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब क्या है, अगर कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ है तो अगर उसमें एनर्जी एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है तो उस रिएक्शन को मैं वापस करना चाहूंगा तो मुझे उतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। सो एंडोथर्मिक में एनर्जी माइनस में, एक्सोथर्मिक में एनर्जी प्लस में होगी। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने डेफिनेशन एक याद कर लेनी है, अगले को उसके साथ बदल देनी है। कैसे, एक्सो में मैंने कहा हीट सिस्टम से निकल के सराउंडिंग को जाएगी, कंटेनर से सराउंडिंग को। तो फिर एंडो में क्या होगा, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होगी कंटेनर के अंदर। एंडो इनसाइड, ठीक है, एंडो मींस इनसाइड, थर्म मींस हीट एंड रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें
हीट सराउंडिंग से किधर को आए, कंटेनर में आए, उस सिस्टम में है जहां पे रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसो को हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी यह है जिस बर्तन में यह प्रोसेस हो रहा है, जिस कंटेनर में हो रहा है, वो कंटेनर ठंडा होगा, उसका टेम्परेचर डाउन होगा। क्यों? क्योंकि कंटेनर का और सराउंडिंग का टेम्परेचर उस केमिकल ने एब्जॉर्ब कर लिया प्रोसेस करने के लिए, रिएक्टेंट्स ने एब्जॉर्ब किया प्रोडक्ट बनने के लिए। तो जब रिएक्टेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो न सिर्फ सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा बल्कि उस कंटेनर का टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। एग्जांपल देखिए बेटा, H2 गैस, I2 आयोडीन आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, दोनों कंबाइन होंगे तो बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड लिक्विड के फॉर्म में, और एनर्जी कितनी रिलीज होगी? -53.08 किलो जूल। अब गौर करें बेटा, यहां पे रिएक्शन माइनस में दिया गया है। एनर्जी क्यों दिया गया है? क्योंकि एनर्जी सराउंडिंग से कंटेनर की तरफ आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो एब्जॉर्ब होने का मतलब है एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक की निशानी है माइनस। यहां पे भी मैं फिर से आपको बता रहा हूं बेटा, अगर मैं इस हाइड्रोजन आयोडाइड को वापस से इसमें कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे एनर्जी चाहिए होगी +53.08 किलो जूल। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, सॉरी एब्जॉर्ब हुई थी, उतनी एनर्जी अगर मैं उसको तोड़ूंगा तो उतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो जितनी एब्जॉर्ब हुई है उतनी रिलीज भी होगी। इसका मतलब है एब्जॉर्ब होगी तो माइनस में, रिलीज होगी तो प्लस में। एनर्जी का साइन आपने याद रखना है। अगली एग्जांपल देखें, ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। और यहां पे कितनी एनर्जी चाहिए रिलीज होगी? -180.6 किलो जूल। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं वापस से इसमें तो मुझे एनर्जी चाहिए होगी +180.6 किलो जूल। क्लियर हो गई बात? ये बुनियादी तौर पर दो एग्जांपल आपके पास एंडोथर्मिक की, दो एग्जांपल एक्सोथर्मिक की मैंने आपको बताई है। अब आखिरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, आम डेली लाइफ में ना मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूं एंडो और एक्सो की। आप लोगों ने, अगर आप ऐसे जो बच्चे बायोलॉजी के हैं उन्होंने बायोलॉजी में पढ़ी होगी ये बात, और अगर जो बायोलॉजी के नहीं भी है तो केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ने को मिल जाती है ये बातें हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एब्जॉर्ब होती है तो वो है एंडोथर्मिक, और एक है रेस्पायरेशन, सांस लेने का अमल, उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, बॉडी को हीट मिलती है, वो है एक्सोथर्मिक। सो रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये आम डेली लाइफ में हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बेटा सवाल ये पैदा होता है कि हम ये एंडो एक्सो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज भाई क्यों पढ़ते हैं, क्या फायदा है, अहमियत क्या है? हमारी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। क्या क्या एप्लीकेशन है? नंबर 1 मेटाबॉलिज्म, नंबर 2 पावर स्टेशन, नंबर 3 कंबस्शन, नंबर 4 फायरवर्क्स। बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहते हैं बेटा वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्योंकि केमिकल रिएक्शन मुख्तलिफ जगहों पे हो सकता है, लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो तो उसे कहेंगे मेटाबॉलिज्म। अब सवाल यह है कि हम मेटाबॉलिज्म को क्यों पढ़ते हैं? देखिए फॉर एग्जांपल, आपने बेटा कोई खाना खाया, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड खाया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और फिर इसका रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ। तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो देखिए CO2 बनेगी, H2O बनेगा, प्लस यहां से रिलीज होगी एनर्जी। ये देखिए जिक्र आ गया किसका? एनर्जी का। कौन सी एनर्जी का? हीट एनर्जी का। और ये हीट एनर्जी क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो रही है और इस एनर्जी का कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। मेरी और आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में हमारी खुराक का बड़ा किरदार होता है। जो कुछ हम खाते हैं जब वो डाइजेस्ट होता है ना तो उस डाइजेशन के नतीजे में हमें हीट मिलती है। यही वजह है जब आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हो
तो पसीने आना शुरू हो जाते हैं, खुसूसन मिर्चें वगैरह खाए ना तो पसीने छूट जाते हैं, खुसूसन गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा आता है। उसकी मेन वजह क्या है, क्योंकि उस खाने के ब्रेक डाउन के दौरान मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज हो जाती है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा फिर ना आपको फील होता है वो पसीना वगैरह का, ना गर्मी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। सो मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लियर। नंबर 2, पावर स्टेशन, बिजली घर। अब बिजली मुख्तलिफ सोर्स से पैदा होती है, कोल जला के भी, कोयला, ठीक है, और पाकिस्तान में बड़े बड़े ज़खायर है कोल के, और कितना अच्छा हो कोल से अगर बिजली पैदा करनी शुरू कर दें तो पाकिस्तान में बिजली इतनी सस्ती हो जाए कि आम लोग बड़े आराम से उनकी ना लाइफ में बड़ी सारी आसानी हो। लेकिन ज़्यादातर हमारे पावर स्टेशंस कौन से हैं, या तो वो आपके पास ये जो गैस है, या आपके पास है जो पेट्रोल वगैरह यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनने वाले, या आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी है, सब के सब महंगी वाली बिजली है, ठीक हो गया। लेकिन यहां बात करना मैं क्या चाह रहा हूं कि कोल को जलाने पे, ऑयल को जलाने पे, गैस को जलाने पे जो रिएक्शन होता है ना उसको कहते हैं कंबस्शन। किसी भी चीज को जब जलाया जाता है ना तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट से वाटर वगैरह बाकी चीज़ों को आप बॉयल कर सकते हैं, और उसकी बॉइलिंग की वजह से कोई टरबाइन वगैरह चलेगा और बिजली पैदा होगी। सो बिजली पैदा करने के लिए हीट चाहिए होती है, और हीट प्रोड्यूस होती है रिएक्शन के नतीजे में, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं पावर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विद इन पावर स्टेशन। देखें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाई बर्निंग गैस, कोल, ऑयल, ऑयल, गैस और कोल को बनाने पे। तीसरे नंबर पे बेटा कंबस्शन। कंबस्शन का सादा लफ्जों में उर्दू में आप ये कह सकते हैं जलने का अमल, किसी चीज के बर्निंग का प्रोसेस। जैसे आपने कागज को आग लगा दी, कंबस्शन है, आपने लकड़ी जलाई, कंबस्शन है, आपने कोई और चीज कोयला भी जलाया तो वो कंबस्शन है। हम घरों में कंबस्शन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जितनी भी कुकिंग का काम होता है ना उसके लिए ऑब्वियसली या तो गैस चाहिए, या लकड़ी चाहिए, या कोई और रद्दी वगैरह चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए जलाने को। जब हम किसी चीज को जलाते हैं ना तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो जो हीट प्रोड्यूस हुई है ना उस हीट को हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस, ठीक हो गया। तो कुकिंग पर्पस के लिए हीट बहुत ज्यादा जरूरी है, एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट फायरवर्क्स, शादी ब्याह पे, ठीक हो गया ना, जब भी कोई जश्न वगैरह हो, जैसे 14 अगस्त पे या कोई भी कौमी दिन होता है, कोई त्यौहार होते हैं ना, तो उस दिन हम लोग क्या कर लेते हैं, आतिशबाजी कर लेते हैं, फायरवर्क्स। उस आतिशबाजी में क्या चीज़ें होती है, साउंड, लाइट, कलर, और ये तीनों की तीनों किसकी वजह से हैं, रिएक्शन की वजह से। उसके अंदर ऐसे केमिकल्स डाले गए हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं और कलर प्रोड्यूस करते हैं, एक साउंड होती है, और उसके अलावा उसकी एक लाइट होती है, और ये सब के सब एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। यही वजह है, आपने देखा होगा आतिशबाजी करने के लिए लाजमन उसको हीट देनी पड़ती है, कोई माचिस या कोई लाइटर से उसको जलाते, वंस आप उसको जलाते फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली रिएक्शन स्टार्ट होता है, और फिर जब तक वो केमिकल्स उसके अंदर मौजूद है वो आतिशबाजी आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गई ये बात। सो ये है बेटा हमारे पास एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का लेक्चर पार्ट नंबर 1। इसका पार्ट 2 हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।